हेलो छात्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के यूनिट परीक्षाएं आने वाली हैं। उसमें मैं आप लोगों का रिवीजन पार्ट चल रहा है। मैंने आप लोगों को व्याकरण में हिंदी व्याकरण का पहले रिवीजन करवा रही हूँ। हिंदी व्याकरण में आप लोगों का मैंने वाच्य पाठ समझा दिया। आज मैं वाक्य भेद रचना के आधार पर वाक्य भेद समझाने जा रही हूँ। अब है मैंने आप लोगों को, जैसा कि आपके ऑफलाइन क्लास में मैंने आप लोगों को प्रश्न लिखवाया था कि वाक्य किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित विस्तार से लिखिए। तो इसमें मैंने वाक्य की परिभाषा दिखाई थी। तो अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। वाक्य की परिभाषा है मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए या अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हमारे मन के अंदर जो भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, उनका आदान प्रदान करने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। अतः सार्थक शब्दों का व्यवस्थित शब्द समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है। यानी कि सार्थक शब्दों का ऐसा समूह, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित शब्द समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है। जैसे वाक्य देखिए, छात्र पुस्तक पढ़ रहा है। जैसे वाक्य है छात्र पुस्तक पढ़ रहा है। नेताजी सुंदर लग रहे थे। तो ये वाक्य हो गया आपका कि इससे हमारे छात्रों के पहले वाक्य में छात्रों के पढ़ने का भाव प्रकट हो रहा है और इसमें दूसरे वाक्य में नेताजी के सुंदर लगने का भाव प्रकट हो रहा है। तो अतः हम कह सकते हैं कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित शब्द समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है। अब है वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ बताया जाता है या उसे सूचित करने वाले शब्दों को उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ बताया जाता है तो उसे सूचित करने वाले शब्दों को उद्देश्य कहते हैं। जैसे गीता पुस्तक पढ़ती है। दूसरा है माँ खाना बनाती है। इसके वाक्य दे सकते हैं, श्याम ने बाजार से फल लिए। तो इन वाक्यों में श्याम, इस वाक्य में श्याम क्या है, उद्देश्य है। या बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो इस वाक्यों में श्याम और बच्चे उद्देश्य है, क्योंकि हम श्याम के बारे में बता रहे हैं और बच्चे के बारे में बता रहे हैं। अब है विधेय किसे कहते हैं। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। यानी कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे श्याम ने बाजार से फल लिए, तो इसमें श्याम ने उद्देश्य है, बाजार से फल लिए यह
क्या है? विधेय है। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो बच्चे इसमें उद्देश्य हैं और पतंग उड़ा रहे हैं, यह विधेय है। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया कि वाक्य किसे कहते हैं या वाक्य के कितने अंग होते हैं। शब्द अब मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझा रही हूँ। सार्थक शब्दों का वह समूह, व्यवस्थित शब्द समूह, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित शब्द समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, श्याम ने बाजार से फल लिए। दूसरा वाक्य है, जैसे छात्र पुस्तक पढ़ रहा है, नेताजी सुंदर लग रहे हैं, ये आपके वाक्य हैं। अब है वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ बताया जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है, उसे सूचित करने वाले शब्दों को उद्देश्य कहते हैं। यानी कि जिसके बारे में बताया जाता है, तो जो शब्द सूचित करता है उसको हम उद्देश्य कहते हैं। फिर विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। मैंने आपको दो वाक्य बताए थे, श्याम ने बाजार से फल लिए और बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो उसमें श्याम ने क्या है? उद्देश्य है, क्योंकि श्याम के बारे में बताया गया है। और क्या बताया गया? बाजार से फल लिए। तो बाजार से फल लिए, यह क्या हमारा विधेय है। बच्चे उद्देश्य है और पतंग उड़ा रहे हैं, ये हमारा विधेय है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं। अब है वाक्य के भेद। वाक्य के भेद आप लोगों के रचना, आप लोग की जो 10th क्लास में रचना के देखिए, सामान्यतः वाक्यों को दो दृष्टियों से वाक्य के भेद किए जाते हैं। पहला है अर्थ के अनुसार वाक्य भेद, दूसरा है रचना के अनुसार वाक्य भेद। अर्थ के अनुसार वाक्य भेद 8 प्रकार के होते हैं, जो आपके 9th के कोर्स में थे। अब है आपके जो रचना की दृष्टि से, रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। समझ में आया? देखिए, वाक्यों को हम वाक्यों का वर्गीकरण हम दो आधार पर कर सकते हैं। एक तो है अर्थ के अनुसार वाक्य भेद, दूसरा है रचना के अनुसार वाक्य भेद। अर्थ के अनुसार वाक्य भेद हम 2 प्रकार से होते हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य भेद 8 प्रकार से होते हैं, जो आप लोग के कक्षा 9th के कोर्स में थे। अब है रचना के अनुसार वाक्य भेद 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब मैं आप लोगों को सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य ये समझाऊंगी। यानी रचना के अनुसार आपके जो वाक्य भेद है, ये आप लोग के कोर्स में है। आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग के कोर्स में जो प्रश्न आता है वह 2 प्रकार से आता है कि वाक्य में वाक्य का भेद बताइए, और दूसरा आपका आता है निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। तो
अब मैं सरल वाक्य किसे कहते हैं। सरल वाक्य जिस पहला वाक्य है सरल वाक्य जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो, एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो, भले कर्ता एक से अधिक हो, सरल वाक्य कहलाता है। फिर से बता रही हूँ मैं, जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो, एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो, भले कर्ता एक से अधिक हो, वहाँ पर सरल वाक्य होता है। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो, एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो और एक ही क्रिया हो, सरल वाक्य कहलाता है। भले उसमें कर्ता जो है एक से जो है अधिक हों। जैसे रमा खाना बना रही है, रमा खाना बना रही, जैसे माँ ने खाना बनाया। तो देखिए इसमें कर्ता भी एक है, एक ही उद्देश्य है, एक ही विधि है और एक ही क्रिया है। तो माँ ने खाना बनाया, ये हमारा सरल वाक्य। अगर हम कहें माँ और सीता ने खाना बनाया, तो देखिए इसमें भले ही कर्ता दो हैं, लेकिन उद्देश्य और क्रिया एक होने के कारण ये हमारा सरल वाक्य है। अब आपका आता है कि अब संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी योजक शब्द, किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, वहाँ पर वे वाक्य सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। यानी कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य आपस में अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। उन वाक्यों को हम सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी कि जहाँ पर दो वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं वहाँ पर हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो। जैसे दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो। देख इसमें दो सरल वाक्य हैं, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो। यह और जो समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। फिर आपका आता है सरल वाक्य, जहाँ पर देखिए समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं या, तथा, यथा, परंतु, अथवा, इसलिए, अथा, किंतु, फिर भी, लेकिन, पर आदि से जुड़े होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं। जहाँ पर ये वाक्य आते हैं वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। अब है इसके में आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे हैं। फिर आपका आता है रचना मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य हो, जिस वाक्यों में क्या हो? एक प्रधान प्रधान वाक्य होता है और या एक से अधिक उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। फिर से समझा रही हूँ, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। देखिए आपने
इसका है अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। तो इसमें देखिए प्रधान वाक्य क्या है, अध्यापक ने कहा है, और उस पर आश्रित उपवाक्य क्या है, कल विद्यालय बंद रहेगा। समझ में आए आप? तो जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और उस पर आश्रित एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। फिर वह लड़का मेरा मित्र है जो पेड़ के पास खड़ा है। तो इसमें देखिए वह लड़का मेरा मित्र है, यह प्रधान वाक्य है और उस पर आश्रित उपवाक्य क्या है, जो पेड़ के पास खड़ा है। फिर है मोर एक ऐसा पक्षी है जिसका नृत्य सभी देखना चाहते हैं। तो मोर एक ऐसा पक्षी है, एक ऐसा पक्षी, यह हमारा क्या है, प्रधान वाक्य है। मोर एक ऐसा पक्षी और उस पर आश्रित क्या है, जिसका नृत्य सभी देखना चाहते हैं। फिर यह वही पुस्तक है जिसे मैं ढूंढ रहा था। तो यह वही पुस्तक है, यह क्या है, प्रधान वाक्य है और जिसे मैं ढूंढ रहा था उस पर आश्रित उपवाक्य है। यह वही लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया। समय तो यह वही लड़का है, यह क्या हमारा प्रधान वाक्य है, जो कक्षा में प्रथम आया, यह उस पर आश्रित उपवाक्य है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जहाँ जिस वाक्यों में एक प्रधान वाक्य हो और उस पर आश्रित एक या एक से अधिक उपवाक्य हों, वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। अब है आश्रित उपवाक्य। तो मैंने आप लोगों को जो है ये भेद समझा दिए कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के भेद क्या हैं। अब है उपवाक्य। अब मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य की पहचान क्या होती है, यानी कि हम प्रधान वाक्य कौन सा है और उस पर आश्रित उपवाक्य क्या है, उसकी हम पहचान कैसे करेंगे। इस पर है कि प्रधान वाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है। प्रधान वाक्य की मिश्र वाक्य के अंतर्गत है बच्चों ये। अच्छा, मिश्र वाक्य की प्रधान वाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है। जैसे फिर आश्रित उपवाक्य का जो आरंभ होता और आश्रित उपवाक्य की पहचान क्या होती है कि वह हमेशा की, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि शब्दों से उनका जो आरंभ होता है। आश्रित उपवाक्यों का जो आरंभ होता है वह कि, जो, जिसे, क्योंकि आदि शब्दों से होता है। अब तीसरा है मिश्र वाक्य में एक सरल वाक्य के रूपांतर करने में जो जिस वाक्य के अंत में होता है वही उपवाक्य प्रधान होता है। यानी कि अगर मिश्र वाक्य को हम सरल वाक्य में परिवर्तित करें तो क्रिया के वाक्य में जो क्रिया वाक्य के अंत में होती है वही उपवाक्य प्रधान होता है। तो अब ये आपको है कि आश्रित उपवाक्य, प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य की पहचान आप लोग कैसे करेंगे। फिर आपका आता है उपवाक्य के भेद, यानी कि मिश्र वाक्य के अंतर्गत जो आपको उपवाक्य के भेद आपको बताने होते हैं। तो मिश्र वाक्य में प्रयोग होने वाले आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। फिर से समझा रही हूँ। मिश्र वाक्य में
प्रयोग होने वाले आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य, तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। पहला क्या है? संज्ञा उपवाक्य, जो 3 प्रकार के उपवाक्य होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, फिर है विशेषण उपवाक्य, फिर है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब पहला देखिए संज्ञा उपवाक्य। जो उपवाक्य संज्ञा या संज्ञा पद के स्थान पर प्रयोग होता है या उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। अर्थात जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के क्रिया के कर्ता कर्म अर्थात क्रिया के रूप में प्रयोग होता है, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। यानी जो संज्ञा शब्दों से प्रयोग होता है। जैसे माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, तो यह संज्ञा पद है कि लड़का हाथ से गया। लड़का जो है संज्ञा शब्द है, तो ये हमारा हो जाएगा संज्ञा उपवाक्य। यानी कि जिस वाक्य में जो उपवाक्य संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयोग होता है, वहाँ पर वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। इन उपवाक्यों का जो आरंभ है कि समुच्चय बोधक अव्यय से होता है। इन वाक्यों का हमेशा जो आरंभ होता है वह की समुच्चय बोधक अव्यय से होता है। फिर आपका आता है विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। यानी कि जो प्रधान उपवाक्य है उसकी आगे विशेषता बताता है, तो वह हमारा विशेषण उपवाक्य होता है। जैसे देखिए, वह लड़का है जो कल रोया था आज नहीं आया। वह लड़का जो कल रोया था आज नहीं आया। तो इस वाक्य में जो कल रोया था, ये लड़के की विशेषता बताई जा रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा विशेषण उपवाक्य। अब है तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। वह जिस वाक्य में देखिए विशेषण उपवाक्य में जो है जिस वाक्य के अंत में जो, जिसे, जिसने, जिसको, जिनसे आदि जा वर्ण से योजक का प्रयोग होता है, वह विशेषण उपवाक्य होता है। फिर से बता देती हूँ, जो जा वर्ण से देखें, संज्ञा उपवाक्य के जो आरंभ है वह की उपवाक्य से होता है। अब विशेषण उपवाक्य का जो आरंभ है वह जिसे, जिसने, जिसको, जिससे आदि यानी जा वर्ण से बने हुए योजकों से होता है, वह विशेषण उपवाक्य। यानी यह जहाँ जिस वाक्य में जा जो वर्ण है उससे मिला हुआ योजक होता है, उससे बना हुआ योजक होता है, तो वह आपका विशेषण उपवाक्य होगा। फिर आपका आता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति किया जाता है। जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग जो उपवाक्य की क्रिया की विशेषता को बताता है, वहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। ऐसा में देखिए,
जो आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य की क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है, वहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। जैसे जब आग लगती है तभी धुआं उठता है। जब आग लगती है तभी धुआं उठता है, तो आग लगती है, इसकी विशेषता बताई जा रही है कि तभी धुआं उठता है, तो ये हमारा हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। असल में तो इस तरह से बच्चों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में पुनः अभ्यास में मैंने आप लोगों को जो है फिर से वाक्य, मैंने आपको ये वाक्य का चैप्टर मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है। फिर भी मैंने आपको इसको फिर से डिवीज़न समझा दिया है, और उसमें मुख्य ये मैंने आपको समझाया कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं, और हम वाक्य को प्रधान वाक्य की और प्रधान और उपवाक्य की पहचान कैसे करेंगे। फिर मैंने बताया कि उपवाक्य के कितने भेद होते हैं। तो एक बार फिर से आप लोगों को मैंने जो आज समझाया है कि रचना की दृष्टि से वाक्य भेद, रचना के अनुसार वाक्यों का वर्गीकरण। देखिए, अर्थ के जो अनुसार वाक्यों का भेद, वाक्यों का वर्गीकरण आप लोग के 9th में था। अब आप लोगों का जो है वाक्य के अंग, देखिए, शब्दों के सार्थक समूह को जो किसी भाव या विचार को प्रकट करते हैं वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है तो उन्हें सूचित करने वाले शब्दों को हम वाक्य उद्देश्य कहते हैं, और वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य के भेद, रचना के अनुसार वाक्य के, देखिए, वाक्यों का वर्गीकरण हम 2 आधार पर कर सकते हैं, अर्थ के जो अनुसार वाक्य भेद और रचना के अनुसार वाक्य भेद। अर्थ के अनुसार वाक्य भेद 8 प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार से रचना के जो अनुसार वाक्य भेद 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब मैंने सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है, एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है, भले कर्ता एक से अधिक हो, लेकिन वह सरल वाक्य होता है। जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो, एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। दूसरे मैंने आप लोगों को बताया संयुक्त वाक्य। जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य किसी समूचे बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, वहाँ पर सरल वाक्य होता है, वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। जैसे दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो। फिर है मिश्र वाक्य, जहाँ पर एक प्रधान वाक्य होता है और उस पर आश्रित अनेक, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे हम आश्रित मिश्र वाक्य कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को ये समझा दिया है। इससे संबंधित फिर मैंने आप लोगों को बताया कि प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य की कैसे पहचान करेंगे। मिश्र वाक्य में उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? संज्ञा उपवाक्य,
विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको जो है 2 प्रकार से मैंने आप लोगों को काम दिया है कि क्योंकि आपके जो कोर्स में जो है ये 3 प्रकार से प्रश्नोत्तर आते हैं। एक तो आपको रचना वाक्य भेद लिखना होता है, फिर आपको निर्देशानुसार वाक्य बदलना होता है, और तीसरे आपको मिश्र वाक्य का उपवाक्य भेद भी बताना होता है। तो इस प्रकार से मैंने इससे संबंधित आप लोगों को वर्ग काम दिया है जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना होगा। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को रिवीजन जो है समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।